बेटा आखिरी क्लास में हमने पढ़ा था सिकल सेल एनीमिया के बारे में। हम पढ़ रहे थे जीन अनुवांशिक रोग, जिसमें मैंने आपको बताया था बेटा कि जीन अनुवांशिक रोग जो है वो जीन कहाँ बैठी है उसके आधार पे 5 टाइप के हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे बैठी हुई है और तभी प्रदर्शित कर रही है जब वो डोमिनेंट अवस्था वाली हो, तो उसको ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन बोलेंगे। लेकिन वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे बैठी हुई है लेकिन रिसेसिव कंडीशन में एक्सप्रेस कर रही है, तो उस जीन विकार को हम ऑटोसोमल रिसेसिव जीन विकार बोलेंगे। ठीक है। अब मान लीजिए वो जीन सेक्स क्रोमोसोम पे है तो एक्स लिंक हो सकती है, वाई लिंक हो सकती है। फिर एक्स लिंक में मैंने आपको 2 टाइप बताए, ऐसे करके कुल 5 टाइप थे। तो हमने सबसे पहला जो रोग स्टार्ट किया था वो कौन था बेटा? सिकल सेल एनीमिया। इसमें मैंने बताया बेटा कि ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। ठीक है, यानी तभी एक्सप्रेस करेगी जब जीन ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे होगी और रिसेसिव कंडीशन में होगी, यानी इस रोग की जो एलील है वो दोनों गुणसूत्र पे आनी चाहिए, तभी रोग होगा, वरना रोग नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने बताया था, देखो ऐसी कंडीशन में देखो दोनों प्रभावी वाली है तो सामान्य होगा, एक प्रभावी तब भी रोग नहीं होगा। लेकिन वो हो सकता है कि वो आदमी वाहक हो, लेकिन दोनों पे जब अप्रभावी वाली एलील आ जाएगी तो वो रोगी हो जाएगा। इस रोग में होता क्या है? तो इसमें खून की कमी हो जाती है या आरबीसी की कमी हो जाती है। कारण क्या है इसका? तो आरबीसी जो है वो राउंड और बाइकॉनकेव शेप से सिकल सेल में कन्वर्ट हो जाती है। क्यों होती है? तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, उस हीमोग्लोबिन के अंदर 2 चेन होती है, अल्फा और बीटा चेन। तो ये जो बीटा चेन है इसको बनाने वाली जो जीन है, क्योंकि बीटा चेन प्रोटीन से मिलकर बनी होगी, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे अमीनो एसिड होंगे बहुत सारे। तो 6th पोजीशन पे जो अमीनो एसिड होता है उसमें उसको बनाने वाली जो जीन है उसमें बदलाव आ जाता है। ठीक है, उत्परिवर्तन हो जाता है। फिर मैंने ये सारा एक्सप्लेन किया कि 6th पोजीशन पे कैसे ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है, तो गुणवत्ता में चेंज आ जाता है। इसीलिए इस रोग को हम क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव रोग बोलते हैं। ठीक है, ये था बेटा पहला जीन अनुवांशिक रोग। आज पढ़ेंगे हम दूसरे जीन अनुवांशिक रोग के बारे में, जिसका नाम है, एक सेकेंड, जिसका नाम है बेटा कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस बेटा इसी को हम वर्णांधता भी बोलते हैं ना। इसी को आप किस नाम से जानते हो? वर्णांधता। वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस को ही हम किस नाम से जानते हैं? वर्णांधता के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक। तो बेटा ये जो रोग है इसमें क्या होता है, आइए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। देखो कोई भी रोग हमें पढ़ना है तो सबसे पहले हमें कुछ बेसिक बातें जाननी है। क्या? कि रोग किस प्रकार का है। तो ये जो रोग होता है बेटा, इसको करने वाली जो जीन होती है वो एक्स गुणसूत्र पे उपस्थित होती है, और महिलाओं में ये रोग तभी होता है जब दोनों पे आ जाए, दोनों एक्स गुणसूत्र पे उसकी एलील उपस्थित हो। इसका मतलब अप्रभावी वाला है, क्योंकि प्रभावी तो एक पे आएगा तब भी एक्सप्रेस कर जाएगा, लेकिन ये कंडीशन बोल रहा है कि वो तभी एक्सप्रेस करेगा जब दोनों पे आएगा। तो इसका मतलब वो रोग कौन सा है? एक्स लिंक अप्रभावी रोग है। ठीक है, तो ये जो रोग प्रकार है वो है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, अगर मैं रोग अवस्था की बात करूं तो अपन को ये जो रोग अवस्था है ये दोनों में देखनी पड़ेगी, मेल में भी देखनी पड़ेगी और फीमेल में भी देखनी पड़ेगी। तो आपको पता है बेटा मेल जो है उसके अंदर या तो ऐसी कंडीशन आएगी या ऐसी कंडीशन आएगी। ये कौन सी कंडीशन है? तो बेटा या तो उस एक्स गुणसूत्र पे वो एलील होगी या नहीं होगी। अगर वो एलील नहीं होगी तो वो जो आदमी होगा उसको रोग नहीं होगा, तो वो सामान्य होगा। ठीक है, लेकिन अगर वो एलील आ गई तो यहां पर बेटा क्योंकि एक ही गुणसूत्र पे है और एक पे आ गई तो डोमिनेंट रिसेसिव का केस ही नहीं बनता है। जब गुणसूत्र एक हो और उस एक पे एलील आ जाए तो वो 100% एक्सप्रेस करेगी। क्यों? क्योंकि उसको देखना ही नहीं है कि डोमिनेंट है या रिसेसिव है। एक ही गुणसूत्र पे कैसे देखेगा भाई? समजात गुणसूत्र का जोड़ा होगा तभी तो एलील देखेगी एक दूसरे को कि भाई मेरे अगर रिसेसिव है तो मेरे सामने वाले पे रिसेसिव वाली आई है कि नहीं आई है। लेकिन यहाँ पे तो एक ही गुणसूत्र है, तो अगर उस एक पे भी आ गया तो वो सीधा क्या हो जाएगा बेटा? रोगी हो जाएगा। लेकिन फीमेल की बात करूं तो फीमेल में 3 कंडीशन बनती है।
एक्स 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 और एक्स एक्स। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक्सी, ये एक्सी एक्सी। पहले वाले केस में देखो कहीं पे भी वो जो एलील है जो वर्ण अंधता करती है वो नहीं आई, तो इसका मतलब ये कैसा होगा सर, ये होगा सामान्य। दूसरे वाले में एक पे आ गई लेकिन दूसरे पे नहीं आई, पर क्योंकि रोग अप्रभावी वाला है तो दोनों पे एलील आना जरूरी है, इसका मतलब ये भी कैसा होगा, सामान्य। लेकिन बेटा ये वाहक होगा। अब सर ये वाहक क्या है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, वाहक का मतलब है जो एक पीढ़ी से उस रोग को आगे वाली पीढ़ी में भेजे। हालांकि वो रोग उसके अंदर नहीं होगा लेकिन आगे वाली पीढ़ी में भेजेगा वो। अब आप खुद सोच के देखो, ये एक्स गुणसूत्र आगे वाली पीढ़ी में किसी में तो जाएगा, किसी न किसी में तो जाएगा, या तो नर में जाएगा या मादा में जाएगा। तो जिस किसी में भी गया उसमें ये रोग की जीन भेजेगा कि नहीं भेजेगा, बिल्कुल भेजेगा सर। ठीक है, इसीलिए ऐसी फीमेल सामान्य तो होती है, उसको रोग नहीं होता है, लेकिन वो वाहक होती है कि उसके अंदर बैठी हुई है एलील और वो आगे भेजेगी। ठीक है, और इस वाली कंडीशन में वो जो है वो क्या होगी बेटा, फीमेल रोगी होगी। क्या होगी, रोगी होगी। ये जो मेल है ये भी क्या होगा, रोगी होगा। ठीक है, तो हमने देखा कि रोग जो है वो किस प्रकार का है, रोग अवस्था में मेल कैसा कैसा क्या क्या कंडीशन बन सकती है मेल की, और फीमेल की क्या क्या कंडीशन बन सकती है। ठीक है, अब आगे चर्चा करते हैं बेटा कि ये रोग होता क्या है, इसमें होता क्या है एक्चुअली में। तो ये जो रोग होता है बेटा, तो इस रोग में जो रोगी होता है, इस रोग में रोगी लाल लाल एवं हरे, लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है, क्यों नहीं कर पाता है, कारण क्या है, तो उसका कारण है उसके रेटिना के अंदर, उसके रेटिना के अंदर एक कोशिका पाई जाती है। कौन सी, कोन कोशिका। तो ये जो कोन कोशिका होती है बेटा, इसका निर्माण डिफेक्टिव होता है। ठीक है, ये जो कोन कोशिका पाई जाती है इसका क्या होता है, डिफेक्टिव निर्माण होता है। डिफेक्टिव निर्माण होता है, और डिफेक्टिव निर्माण होने के कारण क्या आ जाती है, वर्ण अंधता आ जाती है। क्या आ जाती है, वर्ण अंधता आ जाती है। ठीक है, रेटिना के अंदर एक कोशिका होती है जिसको हम क्या कहते हैं, कोन सेल्स, और ये जो कोन सेल्स है बेटा ये डिफेक्टिव बनती है, और इसके डिफेक्टिव बनने के कारण वो जो पर्सन है जिसको कलर ब्लाइंडनेस है वो रेड और ग्रीन में अंतर नहीं कर पाएगा। जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है लाल और हरा, अगर आप नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब आपको भी क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है। देख लेना, चेक कर लेना अपना अपना, है ना। ठीक, फिर ये जो रोग है बेटा, इस रोग में अगर आप अपने आसपास सोसाइटी में देखो तो ये जो कलर ब्लाइंडनेस है, इस कलर ब्लाइंडनेस में जो रोगी होते हैं उसमें 0.4% जो है, मान लो 100% रोगी हुए, सॉरी मान लो जितने भी रोग है उन सबको 100% मान ले, तो उन 100% में से कलर ब्लाइंडनेस के 8.4% रोगी आपको आनुवंशिक रोग के मिल सकते हैं। उसमें से भी 0.4% सिर्फ आपको क्या मिलेगी, फीमेल रोगी मिलेगी, और 8% कौन मिलेंगे, मेल रोगी मिलेंगे। तो इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि कलर ब्लाइंडनेस के मेल रोगी फीमेल से ज्यादा होते हैं। बिल्कुल बेटा, ऐसा क्यों सर, तो ऐसा क्यों, इसका कारण है इस रोग का प्रकार। देखो ये रोग जो है एक्स लिंक पे है, यानी इसकी जो जीन है वो कहां पर है बेटा, एक्स लिंक पे है। ठीक है, पहली बात तो, और दूसरी बात बेटा वो रोग अप्रभावी है। तो क्योंकि नर के अंदर एक ही एक्स गुणसूत्र है और उस एक पे भी वो एलील आ गई तो रोग हो गया, जबकि मादा के अंदर 2 एक्स गुणसूत्र है,
उस पे वो अप्रभावी रोग तभी आएगा जब दोनों पे हो, और सोसाइटी में ऐसा बहुत रेयर होता है। भाई फीमेल के अंदर ये आने के लिए क्या करना पड़ेगा कि उस फीमेल का, वो जो फीमेल है उसके लिए उसके मम्मी जो है उसको भी रोग होना चाहिए या वाहक होनी चाहिए, और पिताजी को रोग होना चाहिए, तभी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि फीमेल क्या है, उसको वर्णनता हो। और ये पॉसिबिलिटी बहुत रेयर है। आप खुद सोच के देखिए कि भाई एक फीमेल है जो वाहक है या रोगी है, उसने एक वर्णनता वाले आदमी से शादी कर ली है, ये कितना रेयर है। इसीलिए हमें जो फीमेल का परसेंटेज है वो बहुत कम देखने को मिलता है, जबकि मेल का परसेंटेज बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत आसानी से भाई एक गुणसूत्र है और एक पे एलील लानी है, तो ये तो बहुत आसान काम है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ऐसा पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि क्या कारण है, तो मैं वो जो पीछे मैंने ये लिखवाया था ना बेटा, ये इसके कारण के बारे में बात कर रहे हैं हम, है ना। तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण क्या है बेटा, इसका कारण है कि जो नर होता है, नर के पास केवल एक ही एक्स गुणसूत्र है, जबकि मादा के पास 2 एक्स गुणसूत्र हैं। ठीक है, तो मादा में रोग होना मुश्किल है, क्योंकि दोनों एक्स गुणसूत्र पे आएगा तभी रोगी होगा भाई आप, और नर में आसान है। ठीक, आप यहां मैं अगर आपको कंडीशन बना के बताऊं तो ध्यान से देखिए क्या है। मान लीजिए बेटा ये एक मादा है और ये एक नर है। इस मादा के यहां पर क्या है, वो वाली कलर ब्लाइंडनेस वाली क्या है बेटा, एलील है। अब मान लो इन दोनों के अंदर निषेचन हुआ तो क्या होगा, ये जो मादा है इसका ये वाली कंडीशन और ये मेल है, ये मादा वापस नॉर्मल बन गई। लेकिन बेटा ये जो नर बना, अब ये क्या बनेगा सर, ये रोगी बनेगा। तो देखो नर को रोगी बनाना कितना आसान है, सिर्फ एक वाहक, रोग वाली भी नहीं, सिर्फ वाहक मादा जो है वो भी रोगी बना सकती है। भाई आगे आने वाली पीढ़ी में हो सकता है रोग नर को, लेकिन मादा तभी रोगी बनेगी जब क्या होगा, या तो मादा खुद को रोग हो या फिर मादा वाहक हो, और नर जो है वो 100% क्या हो, रोगी हो। इसी केस में जो है वो क्या देखने को मिलेगा, मादा के अंदर कलर ब्लाइंडनेस देखने को मिल सकता है बेटा, ये देखो। और वो भी 50% फीमेल, 100% में से 50% को भी होगा। तो ये बहुत रेयर चांस है कि फीमेल रोगी हो और नर भी रोगी हो। भाई एक रोग वाला आदमी दूसरे रोग वाले से ही शादी कर ले, कितना रेयर चांस है। इसीलिए हमें सोसाइटी के अंदर मेल जो है वो इस रोग के ज़्यादा प्रभावी देखने को मिलते हैं कंपेयर टू फीमेल के। ठीक है, क्लियर है क्या मेरी बात? जी सर क्लियर है। अब बहुत बार बच्चों के मिसकंसेप्शन होता है कि उनको ये लगता है कि जिनको कलर ब्लाइंडनेस है उनको रेड और ग्रीन कलर दिखता ही नहीं है। नहीं बेटा, दिखता है, लेकिन क्या है उस चीज़ से क्या बना रखा है उसको अच्छे से वो एकदम अच्छे से अंतर नहीं बता सकते उस पर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको मैं ग्रीन कर दूं तो उनको कुछ दिखेगा ही नहीं और इसके पीछे वाली चीज़ें दिख जाएगी, ये नहीं होगा। ठीक है, वो इससे जो भी, भाई मेरे को ग्रीन कलर दिखेगा, मेरे को रेड दिखेगा, लेकिन मैंने ग्रीन से मान लो कोई नंबर बना दिया तो फिर वो मैं पता नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, क्लियर है क्या मेरी बात? ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे तीसरे रोग के पास, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है बेटा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया बेटा, ये जो हीमोफीलिया है इसी को हम रॉयल डिसऑर्डर भी बोलते हैं। रॉयल डिसऑर्डर भी वो नाम देते हैं। ठीक है, क्यों देते हैं आगे अभी बताऊंगा मैं। इसके बारे में भी हमें वो बेसिक बातें पता होनी चाहिए। क्या कि सबसे पहले तो रोग कौन से प्रकार का है, तो सेम है बेटा। इसकी जो जीन होती है वो भी कहाँ पे, एक्स गुणसूत्र पे पाई जाती है। और कब एक्सप्रेस करती है बेटा, जब दोनों एक्स गुणसूत्र पे आएगी। इसका मतलब ये भी क्या है सर, ये भी एक्स लिंक्ड
रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें रोग अवस्था कैसी होगी? तो बेटा रोग अवस्था इसकी सेम होगी, कैसी? कलर ब्लाइंडनेस वाली। तो जो मैंने वहां लिखवा रखी है वो कि वही सेम इसमें भी आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो रोग होता है इसमें होता क्या है? तो इस रोग में रोगी के रक्त का थक्का, जिसको हम क्लोट बोलते हैं, क्लोट नहीं बनता है, ठीक है। जिसको बेटा हीमोफीलिया होगा। अब नॉर्मली मैं आपको बोलूं कि भाई मेरे यहां कट लग गया, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा? अपने आप खून आना बंद हो जाएगा, कारण यहां पे रक्त का एक थक्का जम गया होगा, ठीक है। लेकिन जिसको हीमोफीलिया होगा उसको एक कट लगा दिया तो कंटिन्यूअसली ब्लड फ्लो होता रहेगा, रक्त का थक्का नहीं जमेगा, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई दिक्कत हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? हीमोफीलिया। अब सर क्यों ऐसा, क्यों नहीं बनता है इनके रक्त का थक्का, क्या कारण है? तो इसका कारण है बेटा, आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा बेटा कि हमारे रक्त का थक्का बनने में 13 फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्लोटिंग फैक्टर के नाम से जानते हैं उनको, है ना। और ये 13 के 13 एक सीक्वेंस में काम करते हैं और उन सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? कैस्केड रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका कारण है बेटा कि वो जो कैस्केड रिएक्शन है वो तभी होगी पूरी जब 13 के 13 फैक्टर अवेलेबल होंगे। एक भी फैक्टर गायब हुआ तो वो प्रक्रिया नहीं होगी। तो इस रोग में क्या होता है, 8 और 9 नंबर के जो फैक्टर होते हैं उनको बनाने वाली जो जीन होती है वो X गुणसूत्र पे होती है और उसमें उत्परिवर्तन हो जाता है, तो वो नहीं बनेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? हीमोफीलिया। क्लियर? तो इसका कारण होता है बेटा कि कैस्केड प्रक्रिया जो होती है, कैस्केड प्रक्रिया जिसको हम थक्का बनने की प्रक्रिया कहते हैं, इस कैस्केड प्रक्रिया के अंदर क्या होता है बेटा? इस कैस्केड प्रक्रिया के अंदर, इस कैस्केड प्रक्रिया के अंदर जो थक्का बनने की प्रोसेस होती है, इस कैस्केड अभिक्रिया में जो 8th और 9th नंबर का क्लोटिंग फैक्टर है, इसका जो निर्माण है वो क्या होता है बेटा? इसका निर्माण नहीं होता है, ठीक है। और इसका निर्माण नहीं होगा 8th और 9th क्लोटिंग फैक्टर का। अब 8th का नहीं होगा बेटा तो हीमोफीलिया ए हो जाएगा, बी, और 9th का नहीं होगा तो हीमोफीलिया बी हो जाएगा। पर कुल मिला के इन दोनों में से कोई एक जो है वो नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तो कैस्केड अभिक्रिया नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तो थक्का नहीं बनेगा, और थक्का नहीं बनेगा बेटा तो हीमोफीलिया रोग हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है क्या मेरी बात? अब सर इसको हम रॉयल डिसऑर्डर क्यों बोलते हैं? तो बेटा रॉयल डिसऑर्डर इसलिए बोलते हैं, इसके पीछे क्या जो कारण है वो क्या है बेटा? तो इसका कारण है बेटा कि ये जो रोग है, ये रोग जो यूके की क्वीन है, या यूके की जो क्वीन है नहीं थी, अब तो मर गई ना, एक सेकेंड, इसको बोलने का कारण क्या है बेटा कि इस रोग से जो है ना, यूके की क्वीन, कौन? क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया ग्रसित थी, इसीलिए क्योंकि भाई वो रॉयल फैमिली से थी और उसको ये रोग हो गया तो इसका नाम क्या पड़ गया? फिर रॉयल डिसऑर्डर पड़ गया, ठीक है। क्लियर है क्या मैं? तो बेटा आज अपन ने अभी तक 2 रोग पढ़े हैं, क्या क्या? एक तो कलर ब्लाइंडनेस पढ़ा है, कैसा होता है ये रोग? तो सर एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है, ठीक है। मेल इस कंडीशन में रोगी होगा, फीमेल की ये कंडीशन बन सकती है। क्या होता है इसमें? तो लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है, कारण उसका जो रेटिना होता है उसमें कोन सेल डिफेक्टिव बनती है, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस जो होता है बेटा, इसके रोगी जो है आपको 4%
फीमेल देखने को मिलेंगे और 8% तक मेल देखने को मिलेंगे, 4% नहीं 0.4%। ठीक है, कारण क्या है, क्योंकि नर के पास एक ही एक्स गुणसूत्र है, उस एक एक्स गुणसूत्र पे कलर ब्लाइंडनेस की जीन आना बहुत आसान है, जबकि 2 एक्स गुणसूत्र पे मादा की जो जीन है वो आना बहुत थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, इसीलिए उसके जो रोगी है वो हमें सोसाइटी में मेल के कंपैरिजन में कम देखने को मिलेंगे। फिर आता है हीमोफीलिया, जिसको हम रॉयल डिसऑर्डर भी बोलते हैं। बेटा ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, इसकी जो रोग अवस्था होती है वो सेम वैसी ही होगी जैसी कलर ब्लाइंडनेस की होगी, और इस रोग में जो रोगी है उसमें रक्त का धक्का नहीं बनता है, क्लोटिंग नहीं होती है। उसका कारण क्या है, तो कैस्केड प्रक्रिया जो है, धक्का बनने की जो प्रक्रिया है बेटा, उसका जो 8th और 9th क्लोटिंग फैक्टर है उसका निर्माण नहीं होता है। ठीक है, अब यहां पर हीमोफीलिया के जो रोगी हमें देखने को मिलते हैं बेटा, हीमोफीलिया के जो रोगी हमें देखने को मिलते हैं उसमें भी सेम वही बात लागू होगी जो कलर ब्लाइंडनेस की होगी। मेल कितने % होंगे सर, 8% होंगे, और फीमेल कितने % होगी, तो फीमेल सिर्फ और सिर्फ 0.4% होगी। कारण मैंने आपको बता ही दिया है, कारण मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई यहां पर भी वही सेम फंडा लागू होगा। ठीक है, क्लियर। अब इनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, आइए थोड़ा उनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये एक क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति की शादी ऐसी महिला से होती है जो सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित है। इसका मतलब यह है कि वो जो फीमेल होगी वो ऐसी होगी। भाई यही तो कंडीशन थी जिसमें सिकल सेल एनीमिया हो रहा है, और उस व्यक्ति की शादी ऐसी महिला से होती है, एक व्यक्ति की शादी ऐसी महिला से होती है जो सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित है। तो वो जो व्यक्ति है बेटा वो सामान्य है, इसके बारे में कुछ नहीं बोला है, तो वो ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो कितने % बच्चे रोग से ग्रसित होंगे। ठीक है, अब बेटा ये जानना चाह रहा है कि कितने % जो बच्चे हैं उनको रोग हो गई होगा। अब अगर आप मेल को ऐसा मान लेते हो, मेल को कैसा मान लेते हो आप, भाई इसको तो रोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है जानना ही है। अगर आप मेल को ऐसा मान लेते हो बेटा तो आप इसके साथ ज्यादती कर रहे हो क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है कि भाई मुझे तो बताओ कितने % होंगे, होने ही चाहिए। तो अगर आप ऐसा मेल को मानते हो तो उस केस में तो 0 आ जाएगा। ठीक है, इस केस में कैसे सर, तो आइए देखो करके देखते हैं, इधर ध्यान दीजिए। पहला मैंने मान लिया बेटा कि जो मेल है वो ऐसा वाला है, इसको रोग नहीं होगा, और फीमेल तो रोगी है तो वो ऐसी वाली होगी। तो इन दोनों में जब क्रॉस होगी तो नर से 2 तरह के युग्मक आएंगे और मादा से भी 2 तरह के आएंगे, कैपिटल एस स्मॉल है, कैपिटल एस स्मॉल है, कैपिटल एस स्मॉल है, कैपिटल एस स्मॉल है। सारे के सारे जो है उसमें डोमिनेंट एलील है, और जब डोमिनेंट एलील होगी तो सिकल सेल एनीमिया रोग नहीं होगा। तो सर इसका आंसर तो आएगा 0%। बोलूंगा ठीक है बेटा, लेकिन एक और कंडीशन ये भी तो हो सकती है, कौन सी, कि जो मेल है बेटा वो ऐसा हो और जो फीमेल है वो ऐसी हो। हाँ सर ये कंडीशन भी हो सकती है, और बेटा ये कंडीशन होगी तो ध्यान से देख, क्या कैपिटल एस स्मॉल है और इधर स्मॉल है स्मॉल है। ठीक है, हाँ तो ध्यान से देख, कैपिटल एस स्मॉल है, स्मॉल है स्मॉल है, कैपिटल एस स्मॉल है, स्मॉल है स्मॉल है। तो यहां पे आपको पता चलेगा कि जो 50% है उनको क्या है, रोग है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 50% वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, ठीक है। ठीक, अब मान लो सर वहां पे 0% भी दे रखा हो और बहुत भी दे रखा हो, तो हमें बहुत लगा के आना है, लेकिन 0% भी दे रखा हो, 25% भी दे रखा हो, 100%, तब भी हमें 50% ही लगा के आना है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन खुद जानना चाह रहा है कि भाई आप बताओ कितने % को है। जब वो खुद चाह रहा है तो हमें ऐसे ही मानना पड़ेगा, है ना। अब अगला, एक ऐसी महिला जिसके पिता हीमोफीलिया से ग्रसित थे, हीमोफीलिया से ग्रसित थे उसके पिता, इसका मतलब यह है कि उसके जो पिता थे वो XCY ऐसे थे। ठीक है, XCY ऐसे थे, और उसकी जो माता कुछ नहीं बोल रखा है तो हमें सामान्य मानना है, हमें फालतू उसको रोग नहीं करना है। तो वो जो फीमेल होगी, अब देखिए इसमें मैं क्रॉस करवाता हूं, आप ध्यान से देखना बेटा, इस मेल से XCY और फीमेल से XX, तो XXC XXC, यानी सारी की सारी जो फीमेल बनेगी ना बेटा वो ऐसी ही बनेगी।
वाहक ही बनेगी, आप देख लीजिए करके, ठीक है। इसका मतलब यह है कि वो जो महिला है वो महिला कैसी है बेटा, ऐसी है सर, वो महिला कैसी है, इस तरह की है। कैसे सर, एक बार वापस बताओ। मैंने कहा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ऐसी महिला जिसके पिता हीमोफीलिया से ग्रसित थे, हीमोफीलिया से ग्रसित थे, इसका मतलब वो ऐसे थे, और कुछ नहीं बोल रखा है तो उसकी मां को ऐसा मान लेना है। अब जब आप क्रॉस करवाओगे बेटा तो क्या होगा, ये फीमेल और XCY ये मेल, तो XCX XY XCX XY। तो इसका मतलब ये है कि वो जो फीमेल है वो ऐसी है, ठीक है, वो जो फीमेल है वो कैसी है, ऐसी है, ठीक है भाई। तो सर फीमेल का तो मुझे पता चल गया कि वो वाहक है। बोल रहा है एक ऐसी महिला जो ऐसी है ना, जिसके पिता हीमोफीलिया से ग्रसित है, कि शादी सामान्य व्यक्ति से हो, सामान्य व्यक्ति इसी केस में सामान्य हो सकता है, ठीक है, ठीक है भाई। तो अब इनके जो बच्चे होंगे वो कैसे होंगे, तो भाई ध्यान से देखना बेटा, ये जो फीमेल है वो एक गैमेट ऐसा बनाएगी और एक हीमोफीलिया वाला बनाएगी, मेल के दोनों जो है वो सामान्य वाले आएंगे। ये फीमेल नॉर्मल होगी, ये मेल नॉर्मल, ये फीमेल वाहक होगी, और ये जो मेल होगा बेटा वो किससे ग्रसित होगा, सर वो ग्रसित होगा हीमोफीलिया से। किससे ग्रसित होगा, हीमोफीलिया से, ठीक है। तो पूछा है सामान्य बच्चे कितने होंगे बेटा, सर 75% सामान्य होंगे। तो आप बोलोगे सर ये कहाँ सामान्य है, अरे बेटा ये सामान्य ही है, ये महिला सामान्य ही है, इसको रोग नहीं होगा, इसको रोग नहीं होगा, बस इसके पास वो एक एलील है, पढ़ी रहने दो, क्या फर्क पड़ रहा है, रोग थोड़ी कर रही है वो, ठीक है। तो सामान्य आएगा। कुल नर में से रोग ग्रसित बच्चे, कुल नर यानी आपको फीमेल को तो देखना ही नहीं है, सिर्फ नर को ही देखना है ना। तो ये जो कुल नर है उसमें से कितनों को रोग है, तो सर कुल जो है वो 2 है, यानी 100% नर 2 है, उसमें से एक को रोग है क्या, हो गया, तो आंसर कितना आएगा 50%। ध्यान से सुनना बेटा, क्वेश्चन क्या बोला है, कुल नर में से, इसने ये नहीं बोला है कुल बच्चों में से। अगर कुल बच्चों में से पूछता तो हम बोलते 25%, लेकिन इसने क्या बोला है, कुल नर में से, ठीक है। वाहक बच्चे कितने होंगे, तो वाहक कितने हैं बेटा, अब क्योंकि इसने नर और मादा का नहीं पूछा है तो हम सबको मानेंगे, तो सबको मानेंगे तो हम क्या आंसर देंगे 25%। भाई यही तो वाहक है, ये तो रोगी है, ठीक है। क्लियर है क्या मेरी बात, जी सर क्लियर है। कुछ क्वेश्चंस और ये रहे, आइए 1 बाय 1 देखते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, बोल रहा है कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित माता, कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित माता के एकमात्र सन, कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित माता, इसका मतलब माता जो थी वो ऐसी थी, और पिता जब कुछ ना बोले तो हमें सामान्य मान लेना है। तो उसका एकमात्र बेटा, एक बेटा हुआ, अब बेटा कैसा होगा उसके लिए हमें देखना पड़ेगा भाई, एक्स एक्सी और एक्स और वाई, एक्स एक्सी एक्स एक्सी एक्सी वाई और एक्सी वाई। इसका मतलब बेटा 100% रोग से ग्रसित ही होगा। तो हमें पता चल गया कि जो बेटा होगा वो तो ऐसा होगा, ठीक है, ठीक है। तो एकमात्र सन की शादी कलर ब्लाइंडनेस वाहक महिला से, और वो जो महिला होगी वो कैसी होगी, सर वो महिला जो है वो वाहक होगी, इसका मतलब ऐसी होगी। तो इन दोनों में अगर हम क्रॉस करें तो हमें क्या पता चलेगा, आइए देखते हैं। फीमेल जो है वो एक्स एक्सी ऐसी है, और ये जो मेल है बेटा वो एक्स सी और वाई ऐसा है, ठीक है। चलिए आइए, तो ऐसा ऐसा ऐसा, इसका मतलब ये है सर, एक सेकेंड, ये जो है ये रोग से ग्रसित है, और ये भी क्या है, रोग से ग्रसित है, ठीक है। लेकिन ये जो है ये वाहक है, वाहक के नीचे मैं ऐसा कर देता हूं, और ये सामान्य है। तो बोल रहा है परसेंटेज बच्चे, यानी कितने % बच्चे रोग से ग्रसित होंगे। तो टोटल, अब भाई इसने नर नहीं पूछा है, मादा नहीं पूछा है, तो हम टोटल से लेंगे। तो टोटल क्या कितना % बेटा, 50%, देख लो, है ना। कुल मादा की कितने %, कुल मादा की कितने % रोग, अच्छा कुल मादा टोटल जो फीमेल है उसमें से कितने % फीमेल रोग से ग्रसित होगी, तो आंसर कितना आएगा 50%। 25% मत लगा लेना बेटा, इसको नर से कोई लेना देना नहीं, इसने तो सिर्फ फीमेल, भाई ये बोल रहा है कि 100 फीमेल है, उसमें से कितनी फीमेल को रोग होगा, तो 50% को रोग होगा। 100 फीमेल यही तो होगी, ये फीमेल थोड़ी होगा।
कुल कितने परसेंट नर वाहक होंगे? बेटा नर कभी वाहक हो ही नहीं सकता, तो आंसर 0%। कुल वाहक बच्चों का परसेंटेज, कुल वाहक, तो कुल वाहक की बात करें तो बेटा कितने परसेंट आएंगे? 25% आएंगे। ठीक है, कर सकते हो ऐसे सवाल, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलते जाओ, कर लोगे। ठीक है, एक बार वीडियो पॉज करके ये सॉल्व करो जल्दी से। ठीक है, हाँ चलिए इधर ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। ये क्या बोल रहा है कि हीमोफीलिया से ग्रसित नर, हीमोफीलिया से नर ग्रसित है, इसका मतलब XCY ऐसा होगा नर, लेकिन सिकल सेल एनीमिया से अग्रसित, सिकल सेल एनीमिया से अग्रसित है, इसका मतलब वो या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, है ना। अग्रसित हीमोफीलिया वाहक, एक से क्या बोल रहा है कि एक हीमोफीलिया से ग्रसित नर लेकिन सिकल सेल एनीमिया से अग्रसित हीमोफीलिया वाहक तथा सिकल सेल एनीमिया से शादी करता है। अच्छा, सिकल सेल एनीमिया वाली महिला से शादी करता है। ठीक है, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो फीमेल है वो सिकल सेल हीमोफीलिया की तो वाहक है और सिकल सेल एनीमिया उसको है, सिकल सेल एनीमिया है, इसका मतलब वो ऐसी है। ये कैसा है बेटा, ये है मेल और ये क्या है, फीमेल। तो आपको सारी बातें निकालनी। अब मैं बोल रहा हूं बेटा, यहां जितने भी आप देखोगे ना उसमें क्या पूछा हुआ है, यहां पूछा हुआ है कि रोग कितनों को है कितनों को नहीं है, मतलब वो चाहता है कि आप रोग बताओ, और जब वो चाहता है तो हम ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेंगे कि हम इसको लेंगे, इसको हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, इसको लेंगे नहीं, क्योंकि इसको लेंगे तो सिकल सेल एनीमिया तो वैसे ही कभी नहीं होगा। लेकिन वो खुद पूछ रहा है कि बताओ मुझे, आप तो बताओ, तो इसका मतलब हमें ऐसी पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी जिससे ये रोग हो। ठीक है, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। तो ध्यान से देखिए बेटा, तो बेटा जब इनकी क्रॉस होगी तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये जो मेल है इसका XC इधर आएगा और इधर Y आएगा, और इस मेल में से सिकल सेल एनीमिया का A इधर आएगा और इधर स्मॉल a आएगा। इस फीमेल की बात करें तो X इधर आएगा और XC इधर आएगा, और इसमें स्मॉल है, ये स्मॉल है। तो अगर अपन पहले मैं ये सिकल सेल एनीमिया वाले सोल्व कर लेता हूँ, सॉरी हीमोफीलिया वाले सोल्व कर लेता हूँ ना, तो XC XY, फिर इधर इसका XC और फिर इसका XCY। अब मैं ये जो हीमोफीलिया वाले मैंने लिए ना, सॉरी सिकल सेल एनीमिया वाले मैंने जो लिए ना, ये वाले देखो मैंने एक ही के अंदर दोनों सोल्व कर लिए। ठीक है, क्योंकि ये अलग गुणसूत्र से हो रहा है और ये अलग गुणसूत्र से हो रहा है, तो एक में ही रख लो ना। अगर एक ही से होते तो फिर अपन अलग अलग सोल्व करते। ठीक है, ठीक है, तो कैपिटल है स्मॉल है, इधर स्मॉल स्मॉल, तो स्मॉल है कैपिटल है स्मॉल है और स्मॉल है। ठीक है, क्लियर है क्या? एक ही चार्ट में मुझे दोनों रोग का दिख गया। तो बोल रहा है कितने % बच्चों को दोनों रोग होंगे। बेटा ध्यान से देखिए, इसको क्या है, पहले अपन देखते हैं सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया सर इसको है और इसको भी है, यानी सर 50% आंसर मार दूं क्या? मैं बोलूंगा नहीं बेटा गलत हो जाएगा। इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है दोनों रोग होने चाहिए। क्या यहां पर इसको हीमोफीलिया है क्या? नहीं सर, इसको हीमोफीलिया नहीं है, सिकल सेल एनीमिया ही है। क्या इसमें नीचे वाले में है क्या? हाँ सर, यहाँ दोनों रोग है, इसको सिकल सेल एनीमिया भी है और हीमोफीलिया भी है। तो आंसर कितना चला जाएगा बेटा? 25। कितने % बच्चे केवल हीमोफीलिया से ग्रसित होंगे? केवल हीमोफीलिया, तो इसका मतलब इनको तो देखना ही नहीं है क्योंकि ये सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित है। तो यहां देखो, यहां पे हमें पता चलता है कि कितने %, सर टोटल का पूछा है, क्योंकि बच्चे पूछे तो हम टोटल का बताएंगे। तो ये कितने % हो जाएंगे बेटा? 25%। तो आंसर कितना आएगा? 25%। कुल नर के कितने % केवल एक रोग से? कुल नर जो है उसके कितने % जो है केवल एक से? सर कुल नर 100% है, उसमें से 50% तो दोनों से हैं और सिर्फ 50% ऐसे हैं जो केवल एक रोग से ग्रसित हैं। तो आंसर कितना आएगा? 50% आएगा। बोलो समझ में नहीं आया? आगे क्या? देखो एक बार, देखो इसको चेक करो एक बार अच्छे से।
हाँ भाई, तो कर लोगे ऐसे सवाल बेटा? इस तरह के सवाल जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब आप मेरे हिसाब से सारे सवाल कर सकते हो आराम से, ठीक है बेटा? ठीक है, तो आइए चल बढ़ते हैं हम अगले रोग के ऊपर, जो कि क्या है, जो कि है बेटा फिनाइल कीटोनूरिया। कौन सा है? फिनाइल कीटोनूरिया। तो फोर्थ रोग अपना आता है बेटा कौन सा? फिनाइल कीटोनूरिया, ठीक है। हाँ, तो फोर्थ रोग आता है अपना क्या? फिनाइल कीटोनूरिया। नाम से ही पता चल रहा है क्या? फिनाइल कीटोयूरिया, यानी यूरिन जो होगा हमारा, उसके अंदर क्या आ जाएगा? फिनाइल के डेरिवेटिव्स आ जाएंगे, फिनाइल की कीटोन बॉडीज आ जाएगी, फिनाइल का एसिड आ जाएगा, और फिनाइल के एल्डिहाइड आ जाएंगे, कुछ और आ जाएंगे। तो यूरिन में जब ये चीजें आने लग जाए तो हम बोलेंगे कौन सा रोग है? फिनाइल कीटोनूरिया है, ठीक है। तो आइए इसके बारे में कुछ बेसिक बातें पढ़ लेते हैं, जैसे हर रोग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रोग का प्रकार कौन सा है ये? तो बेटा इस रोग को करने वाली जो जीन होती है वो ऑटोसोमल गुणसूत्र पे उपस्थित होती है, और तभी एक्सप्रेस करती है वो जब दोनों गुणसूत्र पे आएगी। इसका मतलब ये रोग कौन सा है? ऑटोसोमल है प्रभावी। तो ये रोग कौन सा हो गया? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर हो गया। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर हो गया, ठीक है। रोग अवस्था की बात करें तो जैसा सिकल सेल एनीमिया में पढ़ा था वैसा का वैसे ही यहां पे भी होगा। कैसे? क्योंकि वो भी तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर था। तो ऐसा होगा तो सामान्य, ऐसा होगा तो वाहक, और ऐसा होगा तो रोगी। ये क्या होगा? रोगी होगा। बाकी सारे के सारे कैसे होंगे? ये दोनों के दोनों सामान्य होंगे, ठीक है। उसमें से ये जो है ये वाहक का काम भी करेगा, ठीक है बेटा? ठीक है सर। अब बेटा इस रोग में होता क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिए। तो यह एक उपाच्य विकार है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है? मेटाबॉलिज्म पे अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। उपाच्य विकार यानी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ठीक है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें होता क्या है? तो इस रोग में देखो, जब ये रोग नहीं होगा, जब सामान्य अवस्था होगी, तो सामान्य अवस्था में क्या होता है हमारी बॉडी में, पहले वो समझो। तो सामान्य अवस्था में हमारी बॉडी में एक फिनाइल एलेनिन नाम का अमीनो अम्ल होता है। फिनाइल एलेनिन नाम का अमीनो अम्ल होता है। ये फिनाइल एलेनिन जो है ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर? टायरोसिन में। किस में कन्वर्ट होता है? टायरोसिन में। और इसको कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम पाया जाता है। उस एंजाइम का नाम है बेटा फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज। फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज। ये सब सामान्य अवस्था में होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है बेटा, उस फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज को बनाने वाली जो जीन है, यानी ये मान लीजिए वो डीएनए है ऑटोसोमल गुणसूत्र का, इसमें ये वाली जो जीन है ये किसका निर्माण करती है? ये निर्माण करती है किसका बेटा? फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का निर्माण करती है, ठीक है। तो इस जीन में क्या हो गया बेटा? इस जीन में हो गया उत्परिवर्तन। क्या हो गया? इसमें हो गया उत्परिवर्तन। अब उत्परिवर्तन हो गया इस जीन में, ये जो जीन थी इस जीन में क्या हो गया? उत्परिवर्तन हो गया। तो अब क्या होगा? अब सर ये जो फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है, ये फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो है इसका निर्माण नहीं होगा, और नहीं होगा तो उससे क्या होगा सर? उससे क्या होगा? ये उस पर चर्चा करते हैं, ध्यान से देखिए। तो क्या हो रहा है बेटा, ये जो फिनाइल, ओहो एक सेकेंड, ध्यान से देखिए बेटा, ये जो फिनाइल एलेनिन है जो कि कन्वर्ट हो रहा था
टायरोसिन में। किस कारण से? सर एक जीन थी जिसका नाम, जो एक एंजाइम बना रही थी, कौन सा? फिनाइल हाइड्रोक्सीलेस। वो एंजाइम मान लो अब क्या होगा, वो नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो ये कन्वर्जन नहीं होगा, और कन्वर्जन नहीं होगा तो आपकी बॉडी में अब क्या इकट्ठा होने लग जाएगा बेटा? सर ये एकत्रित होने लग जाएगा, और ये जब बहुत ज़्यादा मात्रा में एकत्रित होगा तो ये क्या है, फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये फाइनली कन्वर्ट होगा किस में? फिनाइल के डेरिवेटिव में। फिनाइल डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब इससे बने हुए कुछ और। कौन कौन से होते हैं फिनाइल डेरिवेटिव? तो अगर आप एनसीईआरटी की बात करो तो एनसीईआरटी में दे रखा है क्या? पाइरुविक एसिड। पाइरुविक एसिड। मैं बोलूंगा इसके अलावा बेटा कीटोन बॉडी भी बनती है, फिनाइल कीटोन बॉडीज, और भी बहुत सारे जो हैं वो बनते हैं, ठीक है। और ये जो है, ये कीटोन बॉडीज कहां से निकलेगी बेटा? ये पास होगी हमारे मानव मूत्र में। तो उस अवस्था को आप क्या कहोगे? उस अवस्था को कहोगे फिनाइल कीटोनूरिया। तो आप बोलोगे सर ये फिनाइल एल्निन हमारी बॉडी में इकट्ठा हो रहा तो होने दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है? तो मैं बोलूंगा बेटा अगर ये ज्यादा एकत्रित हो जाएगा फिनाइल एल्निन या फिर इसके जो डेरिवेटिव है फिनाइल एलेनिन और डेरिवेटिव्स, बेटा अगर ये जो है ये ज्यादा एकत्रित हो जाएंगे, एकत्रित जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो उससे क्या दिक्कत होगी? उससे दिक्कत होगी सबसे पहली तो क्या सर? सबसे पहली दिक्कत होगी कि बाल झड़ने लग जाएंगे, बालों का झड़ना। उसके अलावा बेटा मानसिक विकार हो जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, मानसिक विकार। आदमी थोड़ा मानसिक रूप से कमजोर हो जाएगा, समझ लो कि पागल जैसा हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा बेटा उसकी जो त्वचा होती है उस त्वचा का डिसपिगमेंटेशन हो जाता है, ठीक है। डिसपिगमेंटेशन यानी जो पिगमेंट है वो धीरे धीरे गायब होने लग जाएंगे, जो आपके यहाँ पे जो पिगमेंट है मेलानिन पिगमेंट वो गायब होने लग जाएगा, तो वहां पे कुछ अलग सा एक वाइट कलर का पैचेस सा या कुछ और बनने लग जाएगा, ठीक है। तो इस वाले विकार को हम किस नाम से जानते हैं बेटा? फिनाइल कीटोनूरिया के नाम से जानते हैं। क्लियर? क्या हुआ सर? सामान्य अवस्था में फिनाइल एलेनिन जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा था? टायरोसिन। किसके कारण? एक एंजाइम था फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज, उस एंजाइम को बनाने वाली जो जीन है अगर उसमें उत्परिवर्तन हो जाए तो ये एंजाइम नहीं बनेगा, और एंजाइम नहीं बनेगा बेटा तो क्या होगा सर? फिनाइल एलेनिन अब टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, एकत्रित होता जाएगा। तो बॉडी में जब ये बहुत ज्यादा मात्रा में एकत्रित हो जाएगा तो बॉडी इसको किसी और में कन्वर्ट कर देगी, और बहुत ज्यादा मात्रा में जब ये एकत्रित हो जाएगा ये और इसके डेरिवेटिव्स, तो इससे क्या होगा कि भाई बाल झड़ने लग जाएंगे, मानसिक विकार होने लग जाएंगे, मेंटली रिटार्डेड हो जाएगा, और त्वचा का डिसपिगमेंटेशन हो जाएगा। और साथ साथ में जब ये अपने डेरिवेटिव बनाता है तो उन डेरिवेटिव में कीटोन बॉडीज बनती है जो यूरिन के साथ निकलती है, तो उनको इसीलिए इसका नाम पड़ गया फिनाइल कीटोनूरिया, ठीक है। क्लियर? क्लियर है सर, ठीक है। तो ये रोग जो है ये भी हमें समझ में आ गया। अब बात करते हैं अगले रोग के बारे में, जो कौन सा है बेटा? पांचवा रोग हमारा। पांचवा रोग कौन सा है बेटा? वो है थैलेसीमिया। अपने आप में इंपॉर्टेंट है, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया जो बेसिक बातें हमने बाकी के बारे में पढ़ी वो इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या? रोग का प्रकार कौन सा है? तो बेटा रोग का प्रकार ये भी कौन सा है? ऑटोसोमल रिसेसिव। इसका मतलब सर सिकल सेल एनीमिया की सारी बातें यहां पर भी लागू होगी? मैं बोलूंगा बिल्कुल बेटा, ठीक। या फिर फिनाइल कीटोनूरिया की सारी बातें यही लागू होगी ना। तो रोग अवस्था की बात करें तो ये आप अपने आप लिख सकते हो, ठीक है। कैसी है वो लिख लेना अपने आप,
कैसी होगी भाई, कैपिटल ए कैपिटल होगा तो सामान्य, कैपिटल ए स्मॉल ए होगा तब भी सामान्य, लेकिन वाहक होगा, और स्मॉल ए होगा तो उसको क्या होगा, थैलेसेमिया हो जाएगा। ठीक है। अब सर इस थैलेसेमिया में होता क्या है, तो बेटा इस थैलेसेमिया रोग में, तो इस रोग में रोगी में रक्त की कमी हो जाती है, या ऐसा बोल लूं, इस रोग में रोगी में रक्त नहीं बनने के कारण रक्त की कमी हो जाती है। देखिए बेटा, थैलेसीमिया में क्या होता है, थैलेसीमिया में भी रक्त की कमी हो जाती है। सर सिकल सेल एनीमिया में भी रक्त की कमी हो रही थी, मैं बोलूंगा बेटा दोनों में ही रक्त की कमी हो जाती है, लेकिन दोनों में क्यों हो रही है उसके कारण अलग है। ठीक, उसमें रक्त की कमी हो रही थी क्योंकि बीटा चेन उस क्वालिटी का नहीं बन रहा था जैसा बनना चाहिए था, और यहां पर क्या होता है बेटा, चेन ही नहीं बनती है। वहां पे बन तो रही थी लेकिन बेटा उस क्वालिटी की नहीं बन रही थी, क्वांटिटी, भाई 1 किलो चेन पहले बन रही थी, अब भी 1 किलो ही बनेगी, बट वैसी नहीं बन रही थी जैसे पहले बन रही थी। तो वो जो है वो क्वालिटेटिव डिसऑर्डर था, क्वालिटी में बदलाव हो गया। यहाँ पे क्या होता है बेटा, नॉर्मल आदमी में मान लो 1 किलो चेन बन रही है, लेकिन जिसको थैलेसीमिया उसके आधा किलो भी नहीं बन रही है, इसका मतलब इसमें तो सर बन ही नहीं रही है, क्वांटिटी ही कम हो गई है। तो इस रोग को हम क्या बोलेंगे, क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर बोलेंगे। ठीक है, क्लियर। ठीक, अब क्यों हो रहा है सर ऐसा, रक्त की कमी क्यों हो रही है, तो आइए इसके कारण को जानते हैं। तो कारण को जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा आरबीसी। आपको पता है हमारी जो आरबीसी होती है उसमें क्या पाया जाता है सर, उसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। और वो जो हीमोग्लोबिन होती है उसके अंदर क्या पाई जाती है, 2 चेन पाई जाती है। कौन सी चेन सर, एक तो होती है अल्फा चेन और एक होती है बीटा चेन। ठीक है, तो थैलेसीमिया में कौन सी चेन नहीं बनी है उसके आधार पे थैलेसीमिया 2 प्रकार का होता है। सपोज करिए अल्फा चेन नहीं बनी है तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा, अल्फा थैलेसीमिया, और बीटा चेन नहीं बनी है तो बीटा थैलेसीमिया। तो ये जो अल्फा और बीटा चेन है इनको निर्माण करने वाली, इनको निर्माण करने वाली जो जीन है, जीन का डिलीशन हो जाता है, जीन ही गायब हो गई, जीन ही गायब हो गई। जीन गायब हो गई तो चेन कैसे बनेगी, नहीं बनेगी, तो डिलीशन हो जाएगा। तो बेटा फिर क्या होगा, फिर अल्फा एवं बीटा चेन दोनों में से कोई एक कम बनेगी या नहीं बनेगी, और कम बनेगी या नहीं बनेगी तो जाहिर सी बात है हीमोग्लोबिन कम बनेगा, हीमोग्लोबिन कम बनेगा तो आरबीसी अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसा यहां जो रक्त अल्पता आ रही है बेटा उसका कारण क्या है सर, यहां रक्त अल्पता का मेन कारण है कि आरबीसी जो है वो कम बन रही है, जबकि वहां जो सिकल सेल एनीमिया था वहां आरबीसी तो उतनी ही बन रही है लेकिन डिफेक्टिव बन रही है। क्यों, क्योंकि क्वालिटी में चेंज आ गया, यहां क्वांटिटी ही कम बन रही है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो थैलेसेमिया है, थैलेसेमिया एक क्वांटिटेटिव विकार है। ठीक है, ये क्वांटिटेटिव विकार है, क्वांटिटी में बदलाव हुआ ना। ठीक है, क्लियर है क्या मेरी बात, जी सर क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो ये एक क्वांटिटेटिव रोग है, उसका कारण क्या है बेटा, क्वांटिटी में बदलाव हुआ। जितनी क्वांटिटी में हीमोग्लोबिन की चेन बननी चाहिए थी उतनी नहीं बन रही है, तो इसका मतलब क्वांटिटेटिव विकार हो गया, क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर हो गया। ठीक है, ये जो थैलेसेमिया है बेटा, हमने कहा कि इस थैलेसेमिया के अंदर क्या होता है सर, हीमोग्लोबिन की चेन नहीं बनती है। तो कौन सी चेन नहीं बन रही है उसके आधार पे थैलेसेमिया 2 प्रकार का होता है, अल्फा थैलेसेमिया और दूसरा जो होता है वो क्या होता है बेटा, बीटा
थैलेसेमिया होता है, अल्फा थैलेसेमिया एंड बीटा थैलेसेमिया। ठीक है, अल्फा थैलेसेमिया में क्या होता है, इसमें अल्फा चेन जो होती है, अल्फा चेन का निर्माण नहीं होता है। ठीक, और इसमें क्या होता है बेटा, इसमें बीटा चेन का निर्माण नहीं होता है। ठीक, क्यों नहीं होता है, तो इसका कारण क्या है बेटा, इसका कारण है कि जो 16th गुणसूत्र है, उस 16th गुणसूत्र पर क्या होता है बेटा, उस 16th गुणसूत्र पर जो 16वां गुणसूत्र है बेटा, उस 16वें गुणसूत्र पर एक या दो जीन जो होती है में उत्परिवर्तन हो जाता है, उत्परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अब मुझे बताओ एक या मुझे बताओ बेटा, एक या दो जीन में उत्परिवर्तन हो गया, मान लो दो जीन में उत्परिवर्तन हो गया, तो एलील कितनी प्रभावित होगी सर, एलील जो होगी वो 4 प्रभावित होगी, 4 एलील प्रभावित होगी। ठीक है, तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां दे रखा है क्या कि ये जो थैलेसेमिया होता है इसमें 1 से लेकर 4 जीन, एक्चुअली में जीन नहीं है, ये है क्या, एलील प्रभावित होती है। ठीक है, 1 से लेकर के 4 एलील जो है वो प्रभावित होती है। एक बार इसको नोट करो। हाँ बेटा, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, 4 एलील जो है वो प्रभावित होती है, तो 1 से लेकर के 4 जो एलील है वो प्रभावित हो सकती है, किसमें, अल्फा थैलेसेमिया में। तो इसीलिए अल्फा थैलेसेमिया जो होता है, क्योंकि उसमें 2 जीन इन्वॉल्व होती है और 4 एलील प्रभावित होती है, इसीलिए आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी में दे रखा है क्या, HbA एंड HbA1 और HbA2। ठीक है, 2 जीन होती है जो अल्फा चेन को बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और अगर उन 2 में से किसी एक का भी डिलीशन हो गया तो 2 एलील गायब हो गई, 2 का हो गया तो 4 एलील गायब हो गई। ठीक है, तो जिसके कारण अल्फा चेन सही से नहीं बनेगी, और अल्फा चेन सही नहीं बनेगी तो उस थैलेसेमिया को क्या बोलेंगे, अल्फा थैलेसेमिया। दूसरा आता है बीटा थैलेसेमिया। ठीक है, बीटा थैलेसेमिया में बीटा चेन का निर्माण नहीं होता है, उसका कारण क्या है बेटा, सर उसका जो कारण है वो क्या है, जो 11th गुणसूत्र होता है, उस 11th गुणसूत्र पर एक जीन होती है, वो एक जीन जो है बीटा चेन का निर्माण करती है, उसमें क्या होता है, उसमें उत्परिवर्तन हो जाता है। तो इसका मतलब है कि सर इसमें 1 या 2, मैक्सिमम 2 जीन मिलके क्या बनाती है, अल्फा चेन बनाती है, जबकि इसमें सिर्फ एक ही जीन मिलके बीटा चेन बना रही है। तो इसमें जो प्रभावित होगी एलील वो कितनी होगी बेटा, सर इसमें जो प्रभावित एलील होगी वो सिर्फ 2 होगी। ठीक है, इसीलिए अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो वहां दे रखा है क्या कि जो बीटा थैलेसेमिया होता है उसकी जीन के बारे में दे रखा है HbB1, क्योंकि इसकी एक ही है। ठीक है बेटा, तो मेरे हिसाब से अब आप सिकल सेल एनीमिया और थैलेसेमिया में अंतर बता सकते हो। कैसे, सर सिकल सेल एनीमिया के अंदर भी रक्त की कमी हो जाती है, इसमें भी, तो ये अंतर नहीं हुआ। अंतर क्या है कि भाई सिकल सेल एनीमिया में जो खून की कमी हो रही है उसके शेप के कारण हो रही है, जबकि यहाँ तो निर्माण ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ बन तो रहा था, अल्फा और बीटा चेन बन तो रहा था, बट उस क्वालिटी का नहीं बन रहा है, जबकि यहाँ पर
बन ही नहीं रहा है, क्वांटिटी ही कम हो गई, इसीलिए उसको क्वालिटेटिव रोग और इसको क्वांटिटेटिव रोग बोला गया। ठीक है, उसमें एक ही चेन प्रभावित हो रही थी, बीटा चेन, जबकि इसमें दोनों प्रभावित हो रही है, अल्फा और बीटा दोनों प्रभावित हो रही है। हो सकता है उसको नियंत्रित करने वाली जीन एक ही जगह बैठी हुई हो, और एक ही जगह बैठी हुई थी हमने देखा था, है ना, जबकि इसकी जो जीन है वो 11वें में भी हो सकती है और 16वें क्रोमोसोम में भी हो सकती है। क्लियर? क्लियर है क्या मेरी बात? ठीक है, चलिए, ये हो गया अपना 5वां जो अपने सिलेबस में था, वो था। अब 6ठा, अब बेटा कुछ रोग ऐसे हैं जिनका बस आपको प्रकार जान लेना है, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस। बेटा सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है? ये एक आनुवंशिक रोग है, और ये जो रोग प्रकार है वो है बेटा ऑटोसोमल रिसेसिव। बस आपको इतना याद रखना है, क्या होता है क्या नहीं होता है वो ध्यान में नहीं रखना है, फिर भी मैं बता देता हूँ। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है? हमारी बॉडी के जो मेन ऑर्गन है, जैसे पेंक्रियाज हो गया, लंग्स हो गया, लीवर हो गया, अगर किसी को ये रोग है तो उनके इन ऑर्गन के अंदर सिस्ट बन जाएगी। सिस्ट मतलब गांठ सी, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा भाई, मान लो लंग्स में गांठ बन गई, तो हमारे जो लंग्स है वो स्पंजी नेचर के हैं, सिकुड़ सकते हैं, फैल सकते हैं, उनमें गांठें बन गई तो क्या वो सिकुड़ेंगे? नहीं, तो आदमी मर जाएगा। ऐसे ही पेंक्रियाज में बन गई, लीवर में बन गई तो मरेगा ही, ठीक है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस जो होता है, इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है बेटा एक जीन। अब कौन सी होती है, क्या होती है, आपको कुछ याद नहीं रखना है, आपको बस इतना सा याद रखना है अभी के लेवल पे कि वो रोग जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा पढ़ना है तो आगे पढ़ लेंगे, अब कब, जब एमबीबीएस में जाएंगे। अभी के लिए तो इतना काफी है आपके लिए, ठीक है। अगला आता है बेटा मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ये जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी है आपके लेवल पे आप याद रखना, ये रोग प्रकार जो है ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। हालांकि बेटा ये एक्स लिंक रिसेसिव भी हो सकता है, ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकता है, डोमिनेंट भी हो सकता है, क्योंकि इसके बहुत सारे टाइप है। लेकिन आपको अभी अपने लेवल पे याद रखना है कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी का जो रोग टाइप होता है वो ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, ठीक है। उसके साथ ही बेटा एक और रोग आता है जिसको हमने पढ़ा था, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। बेटा इसकी पेडिग्री आपके एनसीईआरटी में दे रखी है, तो इसका रोग प्रकार जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका जो रोग प्रकार होता है बेटा वो कौन सा होता है? ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है। बस इतना सा याद रखना। ये इसलिए याद करवा रहा हूं क्योंकि कई बार सीधा सवाल पूछ लेता है कि इनमें से कितने रोग जो है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, ठीक है। तो इसीलिए ज्यादा कंफ्यूज ना हो, इसीलिए बस आप इतना सा याद रख लेना। होते क्या है ये रोग, आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे अगर, ठीक है। फ्यूचर में जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो पढ़ना आराम से, खूब बड़े बड़े रोग है, इनके ऊपर बहुत बड़े बड़े लेक्चर बने हुए हैं। अगला आता है बेटा 9th वाला क्या, तो एल्बिनिज्म। ये जो रोग होता है बेटा ये भी कैसा होता है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव रोग, ठीक है। क्लियर है क्या मेरी बात? जी सर क्लियर, ठीक है। ये थे हमारे सारे के सारे कौन से, जीन अनुवांशिक रोग। अब लास्ट बचे हुए कौन से, क्रोमोसोमल अनुवांशिक रोग और लास्ट में पेडिग्री, ठीक है। तो मेरे हिसाब से एक लेक्चर जो है सफिशिएंट है इस चैप्टर के लिए। अगले लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा तो आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जो इस चैप्टर से रिलेटेड होंगे, वो आपको अगली वाली जो लेक्चर मिलेगी उस लेक्चर के एंडिंग में मैं करवाऊंगा। तो तब तक के लिए बने रहिए, ठीक है। थैंक यू बेटा।